हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम परागण पढ़ने वाले हैं, परागण या पॉलिनेशन। देखो, परागण या पॉलिनेशन क्या होता है ये समझने से पहले आपको पुष्प की संरचना जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। देखो, पुष्प में एक हमने बीचों बीच जो संरचना बनाई थी उसे कहा था जायांग या स्त्री केसर। उसके बाद जो संरचनाएं आती है वो पुंकेसर होते हैं या पुमंग भी इन्हें कहते हैं। इसके बाद कुछ रंगीन संरचनाएं दल और कुछ हरी पत्ती जैसी संरचनाएं बाह्य दल होती है। इसमें यहाँ महत्वपूर्ण जो दो संरचनाएं हैं जो हमें समझनी है, एक है पुंकेसर और एक है स्त्री केसर। पुंकेसर और दूसरा है स्त्री केसर। पुंकेसर में बनते हैं परागकण, पुंकेसर में बनते हैं परागकण और ये परागकण नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। स्त्री केसर के अंदर यहाँ जो ये अंडाशय है इसके अंदर बनते हैं अंड कोशिका। बीजांड जो होते हैं उस बीजांड में बनती है अंड कोशिका और ये जो अंड कोशिका है ये अंड कोशिका मादा युग्मक की तरह कार्य करती है, मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। अब पादपों के साथ एक समस्या यह है कि उनका जो स्तर होता है वो उत्तक स्तर का ही होता है। उनका जो शारीरिक संगठन है वो उत्तक स्तर का ही होता है। उनमें किसी तरह के कोई अंग नहीं पाए जाते हैं, कोई तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में नर युग्मकों को मादा युग्मों तक पहुंचाने का कार्य जो है किसी तरह की कोई संरचना नहीं। नर युग्मक जो है उसे मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए पादपों में या पुष्प में ऐसी कोई संरचना मौजूद नहीं है, कोई अंग नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। इसलिए ये बाह्य कारकों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? बाह्य कारकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अतः अब ये बात तो समझ में आ गई कि जब यहाँ से लेकर यहाँ यानी कि नर युग्मक को यहाँ पराग कोश से निकलकर और इस वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहेगा। और इसी कार्य को कि ये कैसे पहुँच रहे हैं इसी को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे ये पुंकेसर से, इस पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और जायांग तक पहुँच जाएंगे। जायांग के भी कौन से ऊपरी जो भाग है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागण की आपको कोई परिभाषा पूछे तो किसी भी पुष्प में पराग कोश से पराग कणों का उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। उसी जाति का होना चाहिए पुष्प। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि ये इस पुष्प का इसी पुष्प पर गिरे, ये दूसरी जाति के इसी जाति के दूसरे पुष्प पर भी गिरे तो उसे भी परागण कहेंगे। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि पराग कोश से परागकण कहाँ जाने चाहिए? वर्तिकाग्र पर जाने चाहिए। कहाँ से? पराग कोश से परागकण निकले और वर्तिकाग्र पर पहुँचे। इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हुई? पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कण जो है उन पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब बात करते हैं कि आखिर परागण के प्रकार क्या होते हैं। अब बात करते हैं परागण के प्रकार, टाइप। देखो, परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। स्वपरागण जो है वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण।
सजात पुष्पी परागण, जिटेनोगेमी, ये जो है इसे कहते हैं जिटेनोगेमी। तो परागण के प्रकार अगर आपसे पूछे तो परागण तो दो ही प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन जो स्वपरागण है वो दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब चूंकि हमने ये समझा कि पादपों में किसी तरह का कोई अंग नहीं होता है, पादपों में किसी तरह का कोई अंग या तंत्र नहीं होता है पराग कणों को कहीं पहुंचाने के लिए, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये निर्भर करते हैं दूसरे कारकों पर। आइए इसको ऐसे चित्रों से समझते हैं कि ये जो प्रकार है इसके स्वपरागण, परपरागण, सजात पुष्पी परागण, वो क्या होता है। देखो मैं कुछ पेड़ बना रहा हूँ, जैसे एक पेड़ में ये बना देता हूँ, इस पर मान लो एक यहाँ पुष्प लगा हुआ है, ये एक पुष्प है, इसमें एक जायांग, केसर और ये जायांग लगे हुए हैं। इसी तरह इस पर एक और पुष्प बना देता हूँ, मान लो ये एक पुष्प है, इस पर ये एक और ये इस पर जायांग है। ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं। एक और ये पेड़ मान लेते हैं, यहाँ पर भी, इस पर भी कुछ पुष्प लगे हुए हैं। एक दूसरी जाति का बना लेते हैं, यहाँ ये दूसरी जाति का समझो इसे, इस पर भी पुष्प लगे हुए हैं। अब क्या क्या संभावनाएं हैं, ये जो कार्य है परागण का, जो कार्य है, क्योंकि कोई अंग नहीं है, तंत्र नहीं है, तो ऐसे में ये पूर्णतः संभावनाओं पर निर्भर है कि वास्तव में ये जो परागकण है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्या संभावना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ, वो देखनी। देखो क्या क्या हो सकता है, बस अगर आप उस पर विचार कर लो तो आपको ये परागण भी समझ में आ जाएंगे, इसके प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। देखो क्या हो सकता है, या तो एक काम ये हो सकता है कि इसके परागकण निकले और इसी के वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाए। पहले नंबर की कंडीशन क्या हो, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, एक स्थिति हो सकती है। दूसरी, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं, दूसरी स्थिति ये हो गई। तीसरी ये भी तो हो सकती है कि ये जो परागकण है वो जमीन पे आके सीधे मृदा पे गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, ये तीसरी स्थिति भी हो सकती है। चौथी स्थिति भी हो सकती है कि इस पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पेड़ के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए। ठीक है, या पांचवी, ये चार हो गई। पांचवी ये भी हो सकती है कि यहाँ से परागकण निकले और किसी दूसरी जाति के, जाति अलग है, देखो गोल रूप में बना रखा है इसको, जाति अलग समझो, अलग जाति के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। इस तरह ये पांच स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब ये जो पांचों स्थितियां हैं इसमें दो स्थितियां तो ऐसी है जो व्यर्थ है। कौन कौन सी? परागकण जमीन में अगर गिर गए हैं तो ऐसे में वो व्यर्थ हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, आप इसकी बातें नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो अभी लास्ट में मैंने बताया कि अगर एक जाति के पुष्प के परागकण दूसरी जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर अगर गिरते हैं तो वहाँ उनकी पहचान नहीं होगी, आगे कोई क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ऐसे में ये जो प्रक्रिया है ये भी व्यर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं दो स्थितियां, तीन स्थितियां अपने पास बच गई, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की। पहले नंबर की स्थिति में हमने क्या बात की कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहे हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की बात हो रही है, उसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। जैसे आप इसमें देख लो, यहाँ से निकले और यहीं गिर जाए, तो अगर उसी पर गिर रहे हैं तो ये स्वपरागण है और उसका भी कौन सा प्रकार है? स्वयुग्मन। क्या है? स्वयुग्मन। इसे कहते हैं ओटोगेमी। ओटो यानी क्या होता है? सेल्फ, स्वयं। गेमस यानी फ्यूजन, खुद का ही फ्यूजन हो रहा है। या नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प के हैं, तो इसलिए इसे स्वयुग्मन, ओटोगेमी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपको। एक पुष्प के परागणों, कोई आपसे परिभाषा पूछे, स्वपरागण की पूछे तो भी आप कह सकते हो, स्वयुग्मन की है वैसे ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्वयुग्मन की परिभाषा में देखो क्या है कि एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि परागकण एक पुष्प से निकल रहे हैं और उसी पेड़ के दूसरे पुष्प के, पेड़ वही है लेकिन पुष्प दूसरा है, उसके वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यहाँ वृक्ष तो एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग है, तो देखने में ये पर परागण जैसा हो रहा है। कार्य के रूप से देखें तो ये पर परागण जैसा है, लेकिन आनुवांशिक रूप से इसका चूंकि एक ही वृक्ष के हैं, इनका जीनोम एक ही है, तो ऐसे में आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें ये सजात पुष्पी की परिभाषा देखो। पहले तो परिभाषा आप बताओगे तो कैसे बताओगे कि एक पुष्प के परागकण उसी पेड़ या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण जो है वो आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो ये स्वपरागण जैसा है, लेकिन कार्य के रूप से जैसा ये दिख रहा है, इसका कार्य देखें तो ये कार्यिक रूप से तो हमें पर परागण जैसा महसूस हो रहा है, पर परागण जैसा, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं परागकण, तो पर परागण हो गया। लेकिन अगर इनका जीनोम देखा जाए, एक ही पेड़ है तो सेम रहेगा, इसलिए ये स्वपरागण जैसा है आनुवांशिक रूप से। ठीक है, अब जो हमने ये चौथी स्थिति की जब बात की थी, क्या हुआ इसमें कि एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पादप के, जाति वही है, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, तब इसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। कब? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे पर परागण कहते हैं। केवल ये सामने स्थितियां हैं, मैं सब शब्दों का यूज कर रहा हूं, तो बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो हमने परागण के प्रकार समझे। 3 तरह के परागण होते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो स्वयुग्मन, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, उसी पादप लगा दें तो वो सजात पुष्पी परागण, और एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर गिरे तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने परागण के प्रकार समझे। इसके बाद हम अब ये जो परागण होता है, स्वपरागण और पर परागण, उसके लिए कुछ पुष्पों में अनुकूलताएं पाई जाती है। उन अनुकूलताओं को डिस्कस करते हैं। अनुकूलताएं, एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वपरागण की हो चाहे पर परागण की हो। अनुकूलताएं, इधर मैं स्वपरागण लिखूंगा, इसमें कौन कौन सी अनुकूलताएं होती है, और इधर पर परागण की बात करेंगे। देखो, स्वपरागण यानी कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, पुष्प वही रहेंगे, यहाँ से यहीं जाना है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो ऐसे स्वपरागण तभी तो होगा जब उसमें ये दोनों मौजूद हो, यानी कि पुष्प कैसा हो? उभयलिंगी हो। कैसा हो? उभयलिंगी हो, यानी कि उसमें दोनों नरयुग्मक और मादा युग्मक मौजूद होने चाहिए, तभी तो स्वपरागण होगा। सोचो, इसमें अगर कोई सा एक मौजूद नहीं है तो इसमें क्या होगा? क्या इसमें स्वपरागण होगा? नहीं, इसमें स्वपरागण होगा ही नहीं। हाँ, इसका अपोजिट कर दें, अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें परपरागण ही होगा और कोई संभव ही नहीं है, उसमें स्वपरागण कैसे होगा जब वो एक लिंगी है।
ठीक है। दूसरी बात, स्वपरागण के लिए दोनों के दोनों, चाहे पुंकेसर हो चाहे जायांग हो, दोनों एक ही समय में परिपक्व होने जरूरी हैं, तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल पक्वता कहते हैं। दोनों के दोनों एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। अगर मान लो एक पहले परिपक्व हो गया, एक बाद में परिपक्व हुआ, तो ये अगर परागण यहाँ चले भी गए तो इसमें निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं, तो ऐसे में ये स्वपरागण नहीं होगा। तो दोनों संरचनाओं का, पुंकेसर और जायांग, दोनों का ही जो है समान समय में परिपक्व होना जरूरी है। अगर ये दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं, अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं, तब उनमें फिर परपरागण की संभावना बढ़ जाती है। तो भिन्न काल पक्वता कहते हैं अलग अलग समय में पकने को, तो वहाँ परपरागण होगा जब भिन्न काल पक्वता होगी। अब ये भी दो तरह की होती है भिन्न काल पक्वता। अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। पुंपूर्वता, प्रोटोएंड्री है ना, प्रोटोएंड्री ऐसे मानो, जो एंड्रोसियम है वो पहले, पुपूर्वता, पु से पुंकेसर, पूर्वता पहले। पुंकेसर अगर पहले विकसित होता है तो उसे पुपूर्वता कहते हैं, और अगर स्त्री केसर पहले विकसित होता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी स्त्री पूर्वता कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न काल पक्वता की स्थिति चाहे पुपूर्वता हो चाहे स्त्री पूर्वता हो, तब वो परपरागण होगा उसमें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब सोचो, ये पुष्प अगर बंद होता, पूरा का पूरा इस तरह होता, तो क्या कोई बाहर से परागण आ सकता है? संभव ही नहीं है। तो अगर पुष्प बंद होगा तो परपरागण जैसा तो होना ही नहीं, उसमें स्वपरागण ही होगा। और बंद पुष्पों को कहते हैं अनुन्मील्य, अनुन्मील्य, अनुन्मील्य। ठीक है, और इस कंसेप्ट को अनुन्मील्यता कहते हैं। अनुन्मील्यता क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्यता क्लिस्टोगेमी कहते हैं। जैसे एक पुष्प है वायोला, ये पुष्प जो है बंद होता है। अब जब पुष्प बंद होगा तो उसमें बाहर से परागकण आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होगी, तो ऐसे में बाहर से आने वाला तो परपरागण होगा, तो वो तो होगा ही नहीं। तो होगा कौन सा? स्वपरागण होगा। अब ये बात भी है, परपरागण होने के लिए फिर पुष्प का बंद होना नहीं चाहिए, बंद नहीं होगा, खुला होना चाहिए पुष्प। पुष्प कैसा हो? खुला पुष्प होना चाहिए परपरागण होने के लिए, और उसे कहते हैं उन्मील्यता। उस कंसेप्ट को कहते हैं उन्मील्यता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने तीन महत्वपूर्ण जो है वो अनुकूलताएं देखी। उभयलिंगी होगा तब स्वपरागण, समकाल पक्वता हो तो स्वपरागण, बंद पुष्प हो तो स्वपरागण। बाकी इसका अपोजिट कर दें, एक लिंगी है तो परपरागण, भिन्न काल पक्वता है तो परपरागण, और अगर पुष्प खुला है तो परपरागण की संभावनाएं बढ़ती है। ठीक है, अब और भी है परपरागण की, इसके अलावा और कुछ संभावनाएं परपरागण के लिए होती हैं। जैसे एक होता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता ये पाई जाती है अंगूर में। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। स्व यानी कि खुद, बंधे है अपने खुद के लिए ही, यानी कि परागकण यहाँ से यहाँ चले भी जाए तो वो अंकुरित नहीं होते हैं, उनमें पराग नली नहीं बनती है, वो अपने परागकणों को अंकुरित करते ही नहीं है स्वयं के, तो वो स्वबंध्यता कहलाती है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और सब जानते भी हैं, अंगूर। अंगूर जो है इसमें कभी भी परागकण अपने खुद के पुष्प को परागित नहीं कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति को हम स्वबंध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वबंध्यता कहते हैं। इसके अलावा परपरागण के लिए एक और है हरकोगेमी। हरकोगेमी, इसमें किसी तरह का कोई संरचनात्मक अवरोध होता है। क्या होता है? संरचनात्मक अवरोध, संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। जैसे मान लो ऐसी स्थिति हो, पुष्प में जायांग जो है वो तो बड़ा हो और पुंकेसर उसमें छोटे आकार के हो, तो ऐसी स्थिति में परागकण यहाँ से यहाँ पहुँच जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो उसमें स्वपरागण बिल्कुल ही संभव नहीं होगा।
हाँ, अब कोई दूसरे पुष्प के परागकण इधर हवा या किसी कीट द्वारा आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संरचनात्मक अवरोध पैदा हो जाता है, कुछ में ऐसा होता है कि इसके परागकणों का स्फोटन बाहर की तरफ होता है, परागकणों का जो स्फोटन है उसमें जो पराग कोष फूटते हैं और बाहर की तरफ परागकणों को फेंकते हैं। जब ये परागकण इधर की ओर गिरेंगे तो क्या इनके यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचना होगा? नहीं। तो इस तरह कुछ संरचनात्मक अगर अवरोध होता है परागण के लिए तो उसमें उसे हर्कोगेमी कहते हैं, और ऐसी स्थिति में पर परागण ही संभव है, ऐसी स्थिति में स्वपरागण संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये है अनुकूलताएं स्वपरागण और परपरागण होने के लिए। स्वपरागण और परपरागण होने के लिए ये महत्वपूर्ण अनुकूलताएं थी। परपरागण की आपको याद रखनी है, सारी एक लिंगी हो, भिन्न काल पक्वता हो, खुला पुष्प हो, स्वबंधिता वाली स्थिति और हर्कोगेमी वाली स्थिति में परपरागण ही होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अब परागण जो है, पर परागण जो है उसके माध्यम। पर परागण किन किन के द्वारा होता है? तो बहुत आसान है, माध्यमों की जब हम बात करेंगे कि पर परागण किस किस के द्वारा होता है, तो जिसके द्वारा होता है उसी के आधार पे नाम रख देते हैं। माध्यम किसकी बात कर रहे हैं? पर परागण की। तो अगर वायु माध्यम होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। अगर जल माध्यम होता है परागण के लिए तो उसे जल परागण कहते हैं। अगर कीट माध्यम होते हैं तो उसे कीट परागण कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीट परागण ही है क्योंकि कीटों द्वारा ही सबसे ज़्यादा परागण होता है, कीट परागण। अगर कोई जंतु करता है तो उसे जंतु परागण। ठीक है, कोई सा भी जंतु, जैसे पक्षी हो सकता है, छोटे पक्षी जो हैं वो कर सकते हैं, सांप कर सकते हैं, चमगादड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गिलहरी कर सकती है। तो ये सब जो है जंतु परागण के भीतर आएंगे, जंतु परागण। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि जिनमें वायु परागण होते हैं, इन वायु परागित पुष्पों के जो पराग कण जो होते हैं, पराग कण जिनमें वायु परागण होते हैं, उनके पराग कण हल्के, चिपचिपे और संख्या की बात करें तो संख्या इनकी अनंत होती है, बहुत सारी होती है। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उन पुष्पों के परागकण बहुत हल्के, चिपचिपे और संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। कारण क्या है? यही, क्योंकि वायु परागण हो रहा है, वायु में परागकण फैलेंगे तो पहली बात संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि संभावनाएं बढ़ जाएं पुष्प पर जाकर गिरने की, पहली चीज़। दूसरी बात, हल्के क्यों है? अगर ये भारी होते तो सोचो सारे नीचे चले जाते, हवा में कैसे तैरेंगे? हवा में उड़ने चाहिए ना। तो हल्के। और चिपचिपे क्यों है? ताकि जहाँ मिले, जैसे ही पुष्प मिले उस पर चिपक जाए। तो हल्के, चिपचिपे और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो कीट परागित पुष्प जो है, इनके पुष्पों की बात करें जिनमें कीट परागण होते हैं, वो पुष्प जो है रंगीन, बहुत अच्छे अच्छे रंगों वाले, और इनमें मकरंद पाया जाएगा। मकरंद, मीठा पदार्थ, खुशबूदार पदार्थ, मकरंद पाया जाएगा। ठीक है, रंगीन होते हैं, मकरंद इनमें बहुत ज़्यादा होती है, इनमें खुशबू पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? ताकि कीटों को आकर्षित कर सके। काम सिर्फ एक है, ताकि कीटों को आकर्षित कर सके।